हेलो बच्चों, यस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल? बढ़िया। स्वागत करते हैं आप सभी का एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा ब्लड। एंड इसमें देखेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के अंतर्गत, इस लेक्चर के अंतर्गत ब्लड क्या है और ब्लड के कार्य क्या है। ठीक है, तो चलिए करते लेक्चर शुरुआत। उससे पहले आपको बता दें, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि वास्तव में ब्लड होता क्या है। ठीक है, तो आइए आज आपको बताएंगे ब्लड में हर एक बातें, हर एक पॉइंट वाली बातें जो आप नहीं जानते हैं वो भी आज आप जान जाएंगे और आपके अंदर वो एक्साइटेड पोजीशन आ जाएगा। यस, हो जाए कुछ चमत्कार वाली बातें। चलिए तो समझते हैं। अगर हम बात करें बच्चों ब्लड, किसकी बात करें? ब्लड। तो ब्लड को कई नाम देते हैं, आप सुनेंगे कई लोग कहते हैं रक्त, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं रुधिर, ठीक है। अच्छा, एक नाम और होता है लहू। क्या होता है? लहू। देहतिया भाषा में गमरका को कहे ना कुल मार, जब झगड़ा होता तो कहते मार लोहू ले लो, लोहू। तो लोहू का मतलब लोहू नहीं, लोहू का मतलब लहू, रक्त होगा। गंवार है सब, अमाट मोट जो ना तो ना बोल देते हैं सब। तो आप लोहू नहीं कहेंगे, लहू कहेंगे। इतना मारी मारम कि तू लोहू ले लो, मतलब तुम्हारा खूनवा गिर जाइए तो और खून चढ़वाए पड़ी। समझ रहे हैं ना? हाँ, होशियार है आप। चलिए, तो लोहू नहीं है, लहू है, ठीक है। अच्छा, क्या होता है? तो लिखेंगे यह एक तरल संयोजी ऊतक है, ऊतक है जो कि जल से भारी चिपचिपा तथा स्वादवा में नमकीन जैसे लगता है। नमकीन जानते हो ना? नमकीन, नमकीन जब काट के तने से बलड़वा जब गिरे तो चाटना तने से। कई बार लोग क्या करते हैं, उंगलियों तने से कट जाता है तो उंगलियां तो मुंह में डाल के और चूसेंगे, तो बलड़वा अपना चूसते हैं तो कहते हैं ओ माय गॉड कितना नमकीन नमकीन लग रहा है। तो वह उसका स्वाद है ना, तो स्वाद में नमकीन होता है, ठीक है। आज इतनी बात है। दूसरी बात क्या है बच्चों? अब ब्लड कैसे बहता है? तो रुधिर वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में बहता है। रुधिर कोशिकाओं के अंदर विभिन्न अंगों के माध्यम से बहता रहता है शरीर के अंदर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे यह रुधिर वाहिनियों के अंदर लगातार शरीर के विभिन्न भागों में बहता है। क्लियर है? करते हैं बच्चों, रक्त, रुधिर और लहू के बारे में सबसे पहले बताया था मॉडर्न मेडिसिन ने। उसने बताया था कि इसका जो निर्माण होता है वह होता है अस्थि मज्जा में, ठीक है। तो बच्चों ब्लड का निर्माण, ब्लड का निर्माण, ब्लड का निर्माण किसने बताया था? बताया था, किसने बताया था? मॉडर्न मेडिसिन, बाय मॉडर्न मेडिसिन। मॉडर्न मेडिसिन ने बताया था कि ब्लड का निर्माण होता है, कहाँ होता है? कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, ऐसा कुछ उन्होंने बताया था। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, ठीक है। प्यारे बच्चों, आपके मन में कई कंक्लूजन रहता है कि ब्लड कहाँ बनता है आखिर में, और जब ब्लड बनता है तभी तो शरीर के विभिन्न भागों में बहेगा, ठीक है। तो ब्लड बनता है अस्थि मज्जा में। किसने बताया था? मॉडर्न मेडिसिन ने, ठीक। उसके बाद कई आयुर्वेद का भी ये मानना है कि ब्लड अस्थि मज्जा में नहीं बनता है बल्कि यकृत और प्लीहा में बनता है। कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? आयुर्वेद के हिसाब से, आयुर्वेद के माध्यम से ये बताया गया बच्चों कि जो ब्लड बनता है, जो ब्लड बनता है वह
प्लीहा में बनता है। कहाँ बनता है? प्लीहा और यकृत में, यकृत और प्लीहा में, ठीक है, ऐसा कुछ। क्लियर है? बोलिए क्लियर है, बोलिए क्लियर है। तो ये रही बात है। अगर हम बात करें कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो ब्लड होता है इसकी कितनी मात्रा होती है, तो बच्चों अगर कोई पूछे, अगर कोई आपसे पूछे, अगर कोई आपसे पूछे स्वस्थ मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में ब्लड की मात्रा, ब्लड की मात्रा तो कितना बताएंगे? लगभग लगभग 4 से 5 लीटर। कितना बताएंगे? लगभग लगभग 4 से 5 लीटर, ठीक है, जो कि शरीर के भार का लगभग 6 से 7% होता है, 6 से 7% होता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात, अगर कोनो महिला गर्भवती है तो गर्भवती महिला के लिए देखेंगे, जो महिलाएं गर्भवती होती है, ठीक है, तो गर्भवती महिलाओं में ब्लड की जो मात्रा होती है बच्चों लगभग 3.3 लीटर पाया जाता है, ठीक है, कुछ ऐसा। तो ये रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रहा कुछ महत्वपूर्ण बातें। चले, तो यहां तक क्लियर है। अब हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे कि ब्लड किन से मिलकर बना है और इनका और मतलब क्या है, ठीक है। तो यहां तक नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़े। चले बच्चों, अब हम देखते हैं कि ब्लड कैसे बना है, ठीक है। तो बच्चों एक ब्लड को देखा जाए ध्यान से, तो सबसे पहली बात, जो ब्लड होता है इसका पीएच वैल्यू भी लिख लो 7.4, ठीक है। अब अगर पीएच वैल्यू 7.4 है, 7 से अधिक है, तो आप जानते हो ये क्षार को बताता है, इसका माध्यम क्या हो जाएगा? क्षारी हो जाएगा। तो ब्लड क्या होता है? क्षारी होता है, क्योंकि पीएच वैल्यू क्या है? 7 से अधिक है। तो जब पीएच हमारा 7 से अधिक रहेगा तो क्षार होगा, 7 से कम रहेगा तो क्या होगा? अम्ल होगा। ये तो आप जानते हो। अगर पीएच हुआ 7 से क्या है? 7 से क्या अधिक है? 7 से क्या है? अधिक है, तो क्या होता है? क्षार होता है। अगर पीएच 7 से क्या है? कम है, तो क्या होता है बच्चों? अम्ल होता है, ठीक। इतनी बातें आप जानते हैं। तो ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है? ये होता है 7.4, ठीक। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेल में जो ब्लड की मात्रा होती है वह 5.5 लीटर, और फीमेल में जो ब्लड होता है वह होता है 5 लीटर, ठीक है। अब ये ना कहिएगा सर ऐसा अंतर क्यों है, तो ऐसा अंतर होता है लगभग हीमोग्लोबिन वगैरह के कारण, ठीक है। हीमोग्लोबिन की मात्रा को देखते हैं तो वहां पे इसके कारण थोड़ा सा डिफॉल्ट होता है, थोड़ा सा अंतर होता है आधा लीटर का, ठीक। ले है ना। चलिए, तो हम देखते हैं कि ब्लड जो होता है वो 2 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे पहली बात ब्लड में देखने को मिलेगा बच्चों प्लाज्मा। क्या मिलेगा? प्लाज्मा, ठीक है। दूसरी बात होता है रुधिर कणिकाएं। क्या होता है? रुधिर कणिकाएं। चलिए बात करते हैं प्लाज्मा को लेकर के। प्लाज्मा क्या होता है? यह रुधिर का तरल भाग होता है, और यह रुधिर का 55% भाग बनाता है। कितना परसेंट? 55% भाग बनाता है, जिसमें 90% होता है जल एंड 10% होता है अकार्बनिक और कार्बनिक अवयव।
यानी बोल सकते हैं अकार्बनिक यानी कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ। क्लियर प्यारे बच्चों, इतनी बातें क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए तो कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों में जिसे नाम सुने होंगे कुछ अवयव होते हैं, कुछ अवयव जो इनमें घुले होते हैं, कुछ अवयव या कुछ घुले हुए अवयव जिन्हें हम बोल सकते हैं ग्लूकोज। जैसे ग्लूकोज हो जाएगा, हार्मोन, प्रोटीन, लवण, अमीनो अम्ल, ETC। ठीक है, तो ये रहा प्लाज्मा के बारे में। ये रहा प्लाज्मा का मतलब। एक प्लाज्मा को अगर देखा जाए तो प्लाज्मा रुधिर का तरल भाग होता है, रुधिर का तरल भाग होता है, और यह रुधिर का 55% भाग बनाता है, जिसमें से 90% जल होता है, यानी 90% H2O होता है, और शेष जो 10% है उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। बच्चों, कुछ घुले हुए अवयव प्लाज्मा के भीतर कुछ अवयव पाए जाते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक रूपों में, जैसे ग्लूकोज, हार्मोन्स, प्रोटीन, लवण, अमीनो अम्ल वगैरह। ठीक है, चले अगर देखा जाए रुधिर कणिकाओं को लेकर के, तो प्यारे बच्चों अब 55% अगर प्लाज्मा बन रहा है तो बाकी कितना बचेगा? 45%। तो 45% होता है क्या? रुधिर कणिकाएं। क्या होता है? रुधिर कणिकाएं। तो क्या लिखेंगे? यह 45% या रुधिर का 45% भाग बनाता है। ठीक है, चलिए तो रुधिर कणिकाओं में कुछ बातें होंगी। अगर रुधिर कणिकाओं को देखा जाए तो लगभग यहाँ पर रुधिर कणिकाएं में कुछ टाइप मिलेंगे आपको, लगभग 3 टाइप। ठीक है, तो पहला होता है लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं जिसे हम कहते हैं RBC। ओके, उसके बाद होता है श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं जिसे कहते हैं WBC। तीसरा होता है बच्चों ब्लड प्लेटलेट, यानी कि रुधिर प्लेटलेट। ठीक है, तो ये रहा पूरा ब्लड के बारे में कि कैसे ब्लड कंबाइन हुआ है, और ब्लड में 2 विशेष पदार्थ जिनसे मिलकर बना होता है प्लाज्मा रुधिर कणिकाएं। तो बच्चों प्लाज्मा अधिकतम वाला होता है, मतलब 55% भाग वाला, और 45% भाग रुधिर का होता है, रुधिर कणिकाएं। तो 55% भाग में बच्चों 90% जल, 10% में कार्बनिक वगैरह पाए जाते हैं, और यहाँ पे रुधिर कणिकाएं लगभग 45% भाग बनाता है, और 45% भाग में रुधिर कणिकाएं लगभग 3 प्रकार देखने को मिलेंगी, लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका और रुधिर प्लेटलेट्स। तो आइए बच्चों अब आपको बताएंगे एक एक रुधिर कणिकाओं के बारे में, पूरा डिटेल बताएंगे कि लाल रुधिर कणिका क्या है, श्वेत रुधिर कणिका क्या है और रुधिर प्लेटलेट्स क्या है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़े। चले बच्चों, तो हम देखेंगे कि लाल रुधिर कणिका है जो कि पहला रुधिर कणिका है। ठीक है, जैसे RBC का नाम दिए थे, और इसका एक और नाम जुड़ जाएगा एराइथ्रोसाइट्स। आइए बच्चों को बताते हैं कि एराइथ्रोसाइट का मतलब क्या होता है, RBC का मतलब क्या होता है। तो प्यारे बच्चों जो RBC है जिसे हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, और यह रेड का मतलब है, आप सुने होंगे कि जो मनुष्य है उसका ब्लड क्या होता है? लाल होता है, रेड होता है, राइट। तो जितने भी कशेरुकी जंतु होते हैं उनका पूरे का ब्लड लाल होता है, और इसके पीछे रीजन होता है, यानी कि सबसे अधिक मात्रा जो रेड ब्लड सेल होता है वो मनुष्य के अंदर पाया जाता है। ठीक, जिसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। इसके अलावा कुछ और बातें,
तो चलिए कुछ और बातें यहाँ पे नोट करेंगे और समझेंगे। तो आरबीसी लिखेंगे मनुष्य, मनुष्य यानी कि यूं बोलेंगे कशेरुकीय जंतु, ठीक है। मनुष्य यानी कि कशेरुकीय जंतु के रुधिर में के रुधिर में इसकी मात्रा अधिक होती है। क्लियर है। यह छोटी केंद्रक रहित डिस्क की भांति तथा पिचकी होती है। क्लियर है, यहां तक बातें क्लियर है। चलिए अगर इसके अलावा देखा जाए तो इसका जो व्यास होता है बच्चों, इसका व्यास लगभग 7.5 माइक्रोमीटर एंड जो इसका मोटाई होगा वो कितना होगा, लगभग 2.5 माइक्रोमीटर। क्लियर है। इसके अलावा प्यारे बच्चों आपने सुना होगा कि जो लाल रुधिर कणिकाएं होती है इसका रंग लाल होता है, जैसे मनुष्य का रंग क्या, मनुष्य का ब्लड क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, तो क्यों होता है, तो बच्चों आपको बता दें हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है कशेरुकी जंतुओं के ब्लड में। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है। अभी समझने वाले हैं, क्लियर है। चलिए यही बात करते हैं जीवन काल को लेकर के। तो जीवन काल जो होता है वो कम से कम 20 और अधिकतम 120 दिनों तक। इतनी बातें क्लियर है, बोलिए इतनी बातें क्लियर है। तो ये रहा रेड ब्लड सेल के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, रेड ब्लड सेल मनुष्य के रुधिर में पाया जाता है सबसे अधिक। छोटी केंद्रक रहित डिस्क की भांति पिचकी हुई होती है। इसका व्यास वगैरह आप ये लिख सकते हैं 7.5 से मोटाई 2.5। एंड हीमोग्लोबिन, एक बहुत जबरदस्त बात है यहाँ पे, हीमोग्लोबिन के कारण अगर ब्लड लाल होता है तो आइए आपको बताते हैं कि वास्तव में हीमोग्लोबिन होता क्या है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप नोट करेंगे और समझेंगे भी। हीमोग्लोबिन अगर देखा जाए तो लगभग ब्लड में अगर देखा जाए तो ब्लड में इसकी मात्रा होती है 97%। ठीक है, हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है ब्लड में वो लगभग 97%। इसका मतलब ये होगा कि हीमोग्लोबिन बहुत ही बड़ा खजाना है। अगर हीमोग्लोबिन न रहे तो क्या होगा, पहला नंबर हीमोग्लोबिन न रहे तो ब्लड में कमी आ जाएगी। दूसरी बात ब्लड का रंग तो लाल होगा ही नहीं। तो ब्लड को लाल दे रहा है तो अलग बात हो गया, लेकिन उसके अलावा अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो ब्लड की मात्रा घट जाएगी बिल्कुल। यानी जिसका ब्लड कम होता है उसका अंदर ब्लड लेवल की हीमोग्लोबिन कम होता है, राइट। तो यहाँ बच्चों हीमोग्लोबिन की बहुत बड़ी भूमिका है एक ब्लड को लेकर के, एक ब्लड को समझने को लेकर के, राइट। तो चलिए बच्चों यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने वाला एक मेटल प्रोटीन बोल सकते हैं। ठीक है, एक मेटल प्रोटीन होता है। सबसे बड़ी भूमिका कि लाल रक्त कोशिका को निर्मित करता है। दूसरी बात क्या है कि जो फेफड़े हैं आप जानते होंगे, फेफड़ों से वायु का परिवहन करता है। कहाँ करता है, शरीर के विभिन्न अंगों तक। बहुत बड़ी भूमिका। हीमोग्लोबिन O2 का परिवहन करता है। ये बहुत बड़ी भूमिका है। मतलब ये होगा कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कमी नहीं होना चाहिए। पहली बात,
हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने वाला एक प्रोटीन होता है। और इसके अलावा हीमोग्लोबिन फेफड़ों से वायु का परिवहन करता है शरीर के विभिन्न अंगों तक। ये दूसरी बहुत बड़ी भूमिका है। चलिए अब अगर हम देखते हैं कि अगर O2 का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है तो क्या और इफेक्ट पड़ेगा? यस, तो O2 का परिवहन हीमोग्लोबिन कर रहा है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन है तो O2 का परिवहन होगा, और अगर हीमोग्लोबिन नहीं है तो O2 का परिवहन नहीं होगा, राइट। तो O2 की कमी अगर शरीर में हो जाए तो क्या होगा? तो प्यारे बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात, O2 की कमी से जो रक्त है, रक्त का रंग लगभग लाल से बच्चों बैंगनी हो जाता है। अच्छा, क्लियर है? इतनी बात है, क्लियर है? यानी अगर हीमोग्लोबिन न रहे तो रंग नहीं रह जाएगा, दूसरे रंग में हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो हीमोग्लोबिन है वह मनुष्य के अंदर उसका सामान्य स्तर कितना होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों हीमोग्लोबिन का स्तर आपको बता दें लगभग एक पुरुष के अंदर कितना होना चाहिए? लगभग 13.5 से लगभग 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। इसके अलावा अगर महिला की बात करें तो महिलाओं में इसका जो स्तर होगा बाबू वह 12 से लेकर के लगभग 15.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। इतनी बातें आपको नोट करनी चाहिए, इतनी बातें आपको समझ लेनी चाहिए। तो ये है बहुत बड़ी हीमोग्लोबिन की भूमिका, यानी हीमोग्लोबिन बहुत बड़ा आधारभूत भूमिका निभाता है एक ब्लड के अंदर, ठीक है। तो ये रहा बच्चों हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब चलिए आपको कुछ बताएंगे कि हीमोग्लोबिन का जो कमी है, अगर वो कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन को अगर बढ़ाना है तो आपको क्या क्या खाना पड़ेगा या क्या क्या आपको लेना पड़ेगा, क्या क्या सोर्स होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक नोट करें। चले बच्चों अब हम देखेंगे कि हीमोग्लोबिन के स्रोत, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा है तमाम प्रकार के फल लिखे हैं, आप सुने होंगे कि जब लोगों को रिश्तेदारी में या कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, जाते हैं चौराहे पर से फल लेते हैं, उसके बाद उसको लेकर के लेके जाते हैं मतलब उनके घर। तो बच्चों आपको बता दें जब एक एक्सीडेंट होता है या जब लोगों के अंदर ब्लड की कमी आ जाती है तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए यानी कि ब्लड को चढ़ाने के लिए वहाँ पे ये सारे फलों का, ये सारे प्रकार के स्रोत का यूज किया जाता है डेली लाइफ में, ठीक है। तो बच्चों ये जो आपको दिख रहा है ये सब जैसे चुकंदर, आंवला, जामुन, नींबू, अनार, सेव, पालक, ये जनरल ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे पदार्थ है जो हीमोग्लोबिन को समानता बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की कमी न हो तो आपको अगर ये लेना है तो आपके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है। तो बच्चों अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो वहां एक रोग उत्पन्न होता है जिसे हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, ठीक है। तो बच्चों आप चाहो तो लिख सकते हो, हीमोग्लोबिन, क्या लिखेंगे? हीमोग्लोबिन के कमी से उत्पन्न रोग, ठीक है। हीमोग्लोबिन की कमी से उत्पन्न रोग। तो बच्चों सबसे पहली बात एक रोग होता है जिसका नाम है एनीमिया। क्या नाम है? एनीमिया, ठीक है। एनीमिया का मतलब होता है रक्त की कमी। क्या होता है? रक्त की कमी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जिनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है उनकी पहचान कैसे करेंगे, उनका लक्षण क्या होगा? तो बच्चों उनको ज़्यादा घबराहट होगा, चक्कर आएगा, ठीक है, बॉडी में चिड़चिड़ापन दिखेगा और चेहरा कुछ पीला भी हो जाएगा, ठीक है। और आप सुने होंगे कि ठंड लगना, कुछ ठंड ज़्यादा ही लगेगा उनको। तो इस प्रकार समझेंगे कि उनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी आ गई है अगर कुछ ऐसा लक्षण दिख रहा है तो, ठीक है।
तो ये रहा आपके सामने हीमोग्लोबिन की थोड़ी मोड़ी बातें, थोड़ी मोड़ी विशेषताएं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हुआ होगा और अब आपको हर एक बातें समझ में आई होंगी। तो प्यारे बच्चों मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हुआ होगा और आपको हर एक बातें समझ में आई होंगी। चलिए इसके अलावा हम बात करने वाले हैं कि जो WBC है, दैट मीन्स जो सेकेंड रुधिर कणिका है, उसका मतलब क्या होता है। ठीक, चलिए यहाँ तक नोट करें। चलिए बच्चों अब हम देखेंगे कि श्वेत रुधिर कणिका है जो कि सेकेंड रुधिर कणिका है, जिसे हम WBC का नाम दिए थे। इसे एक और नाम होगा लियोकोसाइट्स। ठीक है, लियोकोसाइट्स ये क्या जरा समझें। तो प्यारे बच्चों अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो WBC जिसकी मात्रा लगभग RBC से कम होती है। ठीक है, तो पहली बात लिखेंगे इसकी मात्रा RBC की अपेक्षा, RBC की तुलना में, ठीक है, RBC की अपेक्षा बहुत कम होती है। ठीक है, अब कम की बात नहीं है, कम है तो क्या हुआ, ये भी अपनी भूमिका निभाती है। तो WBC का काम क्या होता है, WBC का काम होता है जो संक्रामक रोग होते हैं और जो बाह्य अनेक प्रकार के पदार्थ होते हैं उनसे लड़ने के लिए यह एक प्रतिरक्षा प्रणाली का भी काम करता है। ठीक है, दूसरी बात ये बनता कहाँ है, ये बनता है अस्थिमज्जा और लसिका के भीतर। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे WBC का निर्माण WBC का निर्माण जो होता है, WBC का निर्माण अस्थिमज्जा, ठीक है, क्या लिखेंगे, अस्थिमज्जा एंड यूं बोलेंगे लसिका, क्या लिखेंगे, लसिका के भीतर होता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात आप सुने होंगे कि संक्रामक रोग क्या होता है, संक्रामक रोग, यह संक्रामक रोग एंड बाह्य पदार्थों जो कि हमारे शरीर के लिए खतरनाक होते हैं, बाह्य पदार्थों से लड़ने वाली एक प्रतिरक्षा, मतलब हमारी रक्षा सुरक्षा प्रतिरक्षा प्रणाली की भांति होती है। क्लियर है। चलिए ये रहा दो बातें। पहली बात है क्या है कि RBC की अपेक्षा इसकी संख्या कम होती है। दूसरी बात है क्या है कि WBC का निर्माण अस्थिमज्जा और लसिका के भीतर होता है। इसके अलावा आप सुने होंगे कि जो संक्रामक रोग होता है लोगों को या बाह्य पदार्थों जो हमारे बॉडी पर अटैक करते हैं उनसे लड़ता कौन है, तो WBC। अगर WBC न रहे तो क्या होगा, आपको अनेक प्रकार के रोग हो जाएंगे, मतलब आपका जीवन काल घट जाएगा। ठीक है, तो WBC का जो निर्माण होता है वह लगभग यानी उसका जो जीवन काल होता है वह लगभग 13 से 20 दिन तक होता है। कितना दिन होता है, 13 से 20 दिन तक, यानी जो WBC है इसका जीवन काल, ठीक है प्यारे बच्चों, लगभग कम से कम 13 दिन और अधिकतम 20 दिनों तक होता है। क्लियर है, क्लियर है, यहां तक बात है, बोलिए क्लियर है। चलिए अब अगर हम कुछ और बातें करते हैं इसकी संख्या, तो इसकी संख्या लगभग होती है बच्चों 4000 से लेकर के 11000 के बीच में। यानी इसकी जो संख्या होती है, इसकी संख्या जो होती है, जो कणों की संख्या होती है WBC के लिए वह लगभग होती है कम से कम 4000 और अधिकतम 11000 तक होता है। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम ये बात करें कि मनुष्य के अंदर अगर WBC ज़्यादा हो जाए, किसी के अंदर होता है तो WBC ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, तो एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर WBC ज़्यादा हो गया किसी के अंदर तो वहाँ पे हो जाता है कैंसर। क्या हो जाता है, कैंसर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे कि WBC की मात्रा अगर अधिक हो गई, मात्रा अगर अधिक हो गई, कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाता है। अगर WBC की मात्रा अधिक हो जाए, WBC की मात्रा अधिक होने से कैंसर होता है, यानी कैंसर हो जाता है। क्लियर है, बोलिए यहां तक बातें क्लियर है।
बोलिए, यहां तक बात है क्लियर है? यस। तो ये रहा WBC के बारे में, ये रहा लियोकोसाइट्स के बारे में, ये रहा श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में। ठीक है, तो इतनी छोटी मोटी जानकारियां बहुत काफी है। जब भी WBC की बात आएंगी तो आप इतना चीजें समझा सकते हैं। ठीक है, चले प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे कि WBC में कुछ और इंपॉर्टेंट बात जो आप नहीं जानते हो वो आपको आज बताने वाले हैं। यस, तो चलिए यहां तक नोट करें। यस, चले बच्चों, अब हम देखेंगे कि WBC इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है, क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों जो WBC होता है दैट मीन्स ये दो प्रकार पार्टिकल से मिलकर बना होता है। एक होता है बच्चों कणिकामय, क्या होता है? कणिकामय, और दूसरा होता है कणिका रहित। कणिका रहित, जरा ध्यान देंगे, पूरा तो डिटेल हो नहीं पाएगा, तो थोड़ी मोड़ी बातें तो जरूर करेंगे आपसे। तो बच्चों अगर हम बता देते हैं कणिकामय के बारे में, किसके बारे में? कणिकामय के बारे में। तो बच्चों जो कणिकामय होता है, अगर कोशिका द्रव्य के भीतर, किसके भीतर? कोशिका द्रव्य के भीतर, कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे, कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे, कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे कण पाए जाएंगे, छोटे छोटे कण पाए जाएंगे, तो वहां पर होता है कणिकामय। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कणिकामय तीन तरह से होता है। कणिकामय तीन तरह से होता है। कौन कौन? एक होता है इओसिनोफिल्स। क्या होता है? इओसिनोफिल्स। ठीक है, दूसरा होता है प्यारे बच्चों बैसोफिल्स। क्या होता है? बैसोफिल्स। तीसरा होता है प्यारे बच्चों न्यूट्रोफिल्स। क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स। राइट, यस। तो ये रहा कणिकामय के बारे में। कणिकामय का मतलब होता है WBC में एक प्रकार के पार्टिकल, और वह पार्टिकल जिसमें कोशिका द्रव्य छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले छोटे छोटे कण, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले छोटे छोटे कण को हम क्या बोलते हैं? कणिकामय। तो कणिकामय का मतलब है कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिनको हम कणिकामय कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम दूसरे की बात करें, कणिका रहित की बात करें तो क्या होगा? कणिका रहित की बात करें तो क्या होगा? तो इसके अलावा जो बचेगा वही कणिका रहित होगा। इसका मतलब ये होगा कि कणिका रहित कहता है कि जहां पे कोशिका द्रव्य में कण नहीं होते हैं, यानी कि कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे कण नहीं पाए जाते हैं। छोटे छोटे कण नहीं पाए जाते, छोटे छोटे कण नहीं पाए जाते, उन्हें हम कहते हैं कणिका रहित। क्लियर है? चलिए, तो ये रहा कणिका रहित के बारे में। अगर हम देखें तो कणिका रहित में दो प्रकार के, दो पार्टिकल क्या होता है? एक होता है लिम्फोसाइट्स। क्या होता है? लिम्फोसाइट्स। ठीक है, और एक होता है मोनोसाइट्स। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको बता दें ये रहा WBC में कुछ लॉजिकल वाली बातें, कुछ बेसिक बातें। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों मुझे लगता है आपको क्लियर है, और हर एक बातें आपको समझ में आए होंगी WBC का मतलब क्या होता है। टोटल हमने बता दिया WBC के बारे में। अब बच्चों हम समझेंगे तीसरा रुधिर कणिका, जो कि होता है रुधिर प्लेटलेट्स के रूप में। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, चलिए बच्चों, तो हम समझेंगे तीसरा वाला रुधिर कणिका, जिसे कहेंगे रुधिर प्लेटलेट्स। बच्चों इसे एक और नाम देते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या नाम देंगे? थ्रोम्बोसाइट्स। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब है क्या? तो बच्चों जो थ्रोम्बोसाइट्स होता है यह केवल स्तनधारी प्राणियों के बीच में पाया जाता है, स्तनधारी प्राणियों के ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों रुधिर प्लेटलेट्स की मात्रा चले बच्चों, अब हम समझेंगे तीसरा रुधिर प्लेटलेट्स वाला। चले बच्चों हम समझेंगे कि चले बच्चों हम समझते हैं कि तीसरा रुधिर कणिका क्या है। तो तीसरा रुधिर कणिका रूप में होता है रुधिर प्लेटलेट्स। रुधिर प्लेटलेट्स का आप नाम सुने होंगे, जिसका एक और नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स।
ठीक है। अब बच्चों इसको देखा जाए तो यह केवल लिखना चाहे लिख सकते हैं, यह केवल स्तनधारी प्राणियों में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, इसकी मात्रा की बात करें तो इसकी मात्रा जो होती है, इसकी मात्रा लगभग मनुष्य के रुधिर में इसकी जो मात्रा होती है वो लगभग 2 से 5 लाख प्रति मीटर क्यूब होती है। यानी 1 मीटर क्यूब में कितना, 2 से 5 लाख के बीच में इसकी मात्रा होती है। ठीक है। इसके अलावा यह अत्यंत सूक्ष्म बोल सकते हैं 2 माइक्रो से लेकर के 5 माइक्रो के बीच में, अत्यंत सूक्ष्म गोल संकुचनशील केंद्रक रहित होती है। क्या लिखेंगे, केंद्रक रहित होती है। ठीक है। तो ये रहा थ्रोम्बोसाइट के बारे में, रुधिर प्लेटलेट्स के बारे में। एक और इंपॉर्टेंट बात, जब व्यक्ति को चोट लग जाता है तो आप देखे होंगे जब चोट लगता है तो पहले ब्लड बहता है, यानी पहले खून नीचे गिरने लगता है, पहले रक्त नीचे गिरने लगता है। तो जो घाव वाला स्थान होता है कुछ टाइम बाद हम ये देखते हैं कि उस पर एक पपड़ी नुमा बन जाता है, पपड़ी एक परत आ जाती है, तो उस परत को रुधिर का थक्का बोलते हैं। ठीक है। तो रुधिर को थक्का कौन बनाता है, रुधिर प्लेटलेट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका होती है रुधिर प्लेटलेट्स का, रुधिर का थक्का बनाना। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप चाहे तो लिख सकते हैं घाव के स्थान पर रुधिर को जमा कर थक्का बना देती है कवन, रुधिर प्लेटलेट्स। ठीक है। अच्छा, ये रहा रुधिर प्लेटलेट्स के विशेष का जो जीवन काल होता है बच्चों। अगर हम इसके जीवन काल की बात करें तो जीवन काल क्या होगा, तो जीवन काल होता है लगभग 3 से 5 दिन होता है। ठीक। तो ये रहा थ्रोम्बोसाइट के बारे में थोड़ी मोड़ी जानकारियां, थोड़ी मोड़ी विशेषताएं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखने वाले हैं एक लास्ट हेडिंग कि रुधिर के अलग अलग कार्य क्या है, यानी कि फंक्शन ऑफ ब्लड। अगर हम कार्य की बात करेंगे तो ब्लड का कार्य बहुत ज़्यादा है। ठीक है। यानी ब्लड का सबसे बड़ी विशेषताएं होती है एक बॉडी के भीतर। चले बच्चों, अब हम देखेंगे कि फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है। ठीक है। यानी कि रुधिर के कार्य, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि यहाँ पर O2 का परिवहन सबसे पहला कार्य होता है। और आपको बता दें ऑक्सीजन का परिवहन अभी आप समझे कि फेफड़ों द्वारा ऑक्सीजन को लेकर के शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है, यानी ब्लड का बहुत बड़ी विशेषता होता है। इसके अलावा शरीर के ताप को कंट्रोल करता है, ताप हाई होता है कम होता है, ये कौन कंट्रोल करता है, ब्लड। पचे हुए भोजन का वितरण का मतलब होता है फैलाना मतलब होता है शरीर के अनेक अंगों में भेजना। ठीक है। इसके अलावा व्यर्थ पदार्थों का शरीर से निष्कासन करना, बाहर ढकेल देना। हार्मोन्स का भी वितरण करता है, हार्मोन्स को फैलाता है एक स्थान दूसरे स्थान तक। इसके अलावा बच्चों रोगाणुओं को नष्ट करना, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता जगाता है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये है थोड़ी मोड़ी बातें रुधिर के कार्य को लेकर के। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बहुत सारे कार्य नोट कर सकते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। आप चाहें तो स्क्रीन पे जो दिख रहा है इसके माध्यम से आप पूरे रुधिर के कार्यों को नोट कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें। चले बच्चों, तो ये रहा थोड़ी मोड़ी बातें रुधिर के कार्यों को लेकर के। और इसके अलावा और बहुत सारे कार्य है रुधिर के, जिसके बारे में डिटेल अगर आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीन पे जो आपके चार्ट दिख रहा है, जो फोटो दिख रहा है, वहाँ से आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करेंगे क्लियर हुआ होगा, हर एक बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर साथ किसी और अगले धमाकेदार टॉपिक के साथ अगले अंदाज में। तब तक के लिए वेट करें, प्रतीक्षा करें, इंतजार करें। टाटा बाय बाय, धन्यवाद। यस।